तो आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और नोट्स हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े विवादित मुद्दे पर हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी 2026 में कुछ नए नियम लाने की तैयारी में है। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ऊपर से देखने पर तो इसका मकसद बहुत साफ और बहुत नेक लगता है। कॉलेज कैंपस में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे जड़ से खत्म करना। लेकिन जब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ नियमों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ है छात्रों की सुरक्षा का सवाल, तो दूसरी तरफ इन नियमों के गलत इस्तेमाल का एक गहरा डर भी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ कॉलेज के नियमों की बात नहीं है। जैसा आपने कहा, ये हमारे समाज के बड़े सवालों से जुड़ा है। मतलब समानता क्या है, न्याय कैसे हो, और एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी सीमा क्या होनी चाहिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में संतुलन कहाँ बिगड़ रहा है और विवाद की असली जड़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि इन नियमों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। मतलब क्या जो मौजूदा कानून थे वो काफी नहीं थे? सरकार और यूजीसी को ऐसा क्यों लगा कि इतने सख्त नियमों की जरूरत है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, ये नियम अचानक से नहीं आए हैं। इसके पीछे 3 मुख्य वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह है नई शिक्षा नीति। इस नीति का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है ऐसे कैंपस बनाना जो पूरी तरह से भेदभाव मुक्त और समावेशी हों, जहाँ हर छात्र को बराबर महसूस हो। अच्छा, तो ये एक बड़े विजन का हिस्सा है। हाँ। दूसरी वजह जमीनी हकीकत से जुड़ी है। कई बार क्या होता है कि जो छात्र भेदभाव का शिकार होता है, वो सामाजिक दबाव या शर्म या डर के कारण शिकायत ही नहीं कर पाता। उसे लगता है कि कोई सुनेगा नहीं या उल्टा उसी को परेशान किया जाएगा। तो ये नियम उन दबी हुई आवाजों को एक मंच, एक हिम्मत देना चाहते हैं। और तीसरी वजह? और तीसरी वजह सबसे बुनियादी है। हर छात्र का ये अधिकार है कि उसे पढ़ने के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिले। ठीक है, इरादा तो साफ है, लेकिन इस इरादे को अमल में लाने के लिए प्रक्रिया क्या बनाई गई है? क्या किसी छात्र के लिए शिकायत करना आसान किया गया है? प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत सीधा और आसान रखा गया है। कोई भी छात्र किसी भी समय, मतलब 24/7 एक ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद हर कॉलेज के लिए यह अनिवार्य होगा कि वो एक कमेटी बनाए जो इस मामले की जांच करे। और जांच भी कोई सालों साल नहीं चलेगी। 15 से 30 दिनों के अंदर कमेटी को अपना फैसला देना होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेच तो जवाबदेही का आता है ना। अगर कॉलेज प्रशासन ढीला रवैया अपनाए तो? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर ये नियम बहुत सख्त हो जाते हैं। अगर यूजीसी को लगता है कि कॉलेज प्रशासन कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहा है या मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उस कॉलेज की फंडिंग रोकी जा सकती है और यहाँ तक कि उसकी मान्यता यानी एफिलिएशन भी रद्द की जा सकती है। ये किसी भी संस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यहीं से बात दिलचस्प और थोड़ी थोड़ी जटिल भी होने लगती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बदलाव है और शायद जो विवाद की असली जड़ भी है, वो 2012 के पुराने नियमों की तुलना में है। ऐसा लग रहा है कि एक तरह का सुरक्षा कवच हटा दिया गया है। ये क्या मामला है? सुरक्षा कवच, ये बिल्कुल सही शब्द है। देखिए, 2012 के नियमों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। वो ये कहता था कि अगर जांच में ये पाया जाता है कि शिकायत झूठी थी, मतलब किसी को फंसाने या बदनाम करने के लिए की गई थी, तो शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती थी, उसे सजा मिल सकती थी। अच्छा। हाँ, इसे कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक सेफगार्ड माना जाता था। ये सुनिश्चित करता था कि कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल ना करे। लेकिन 2026 के नए नियमों में इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। जी हाँ, पूरी तरह से। अब झूठी शिकायत करने पर शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर सरकार को डर था कि असली पीड़ित चुप रह जाते हैं, तो क्या झूठी शिकायत करने वाले पर कार्रवाई का नियम हटाने के बजाय शिकायत की जांच की प्रक्रिया को और बेहतर और निष्पक्ष नहीं बनाया जा सकता था? मतलब ये तो कुछ ऐसा होगा कि ताला खोलने में दिक्कत आ रही थी तो दरवाजा ही हटा दिया। आपकी बात में बहुत दम है और यही यही इस बहस का केंद्र है। सरकार का तर्क ये है कि सजा के डर से असली पीड़ित भी चुप हो जाते थे। उन्हें ये डर सताता था कि अगर वो अपनी बात को 100% साबित नहीं कर पाए तो उल्टा उन्हीं पर झूठा केस करने का आरोप लग जाएगा। हाँ। और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पीड़ितों को बिना किसी डर के आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने को ये सुरक्षा कवच हटाया गया। लेकिन जैसा आपने कहा, इसी एक बदलाव ने विवाद की आग में घी डालने का काम किया है। ठीक है,
तो सरकार का इरादा साफ है कि वो पीड़ितों को हिम्मत देना चाहती है, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। मुझे लगता है इसी सुरक्षा कवच के हटने से एक दूसरे तरह का डर पैदा हो गया है, खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों में। उनका मुख्य डर क्या है? उनकी चिंताएं दो हिस्सों में बंटी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली और सबसे बड़ी चिंता है दुरुपयोग का खतरा। उन्हें लगता है कि बिना किसी चेक इन बैलेंस के ये नियम एक तरफा हो गए हैं और इन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक उदाहरण भी दिया गया है। सोचिए, एक प्रोफेसर है, वो अपने छात्र को उसकी खराब परफॉर्मेंस या क्लास में अनुशासनहीनता के लिए डांटते हैं। अब नाराज छात्र उस डांट को जातिगत अपमान का रंग देकर शिकायत दर्ज कर सकता है। बिना सेफगार्ड के उस प्रोफेसर पर तुरंत जांच बैठ जाएगी और उनका पूरा करियर दांव पर लग सकता है। और इसी से दूसरी चिंता भी जुड़ती है, जो शायद ज्यादा मनोवैज्ञानिक है, अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ। बिल्कुल, हमारे कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। लेकिन यहाँ डर ये है कि ये सिद्धांत उल्टा पड़ जाएगा। आरोप लगते ही समाज और प्रशासन की नज़र में आप लगभग दोषी मान लिए जाते हैं और फिर अपनी बेगुनाही साबित करने का सारा बोझ, जिसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, उसी व्यक्ति पर आ जाता है जिस पे आरोप लगा है। ये एक भयानक मानसिक दबाव बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इन नियमों में एक इक्विटी स्क्वाड या समता दस्ता का भी जिक्र है। ये सुनने में तो किसी सुपर हीरो टीम जैसा नाम लगता है, पर असल में इसका काम क्या है और इसे लेकर क्या विवाद है? हाँ, नाम तो वाकई बहुत आकर्षक है। सरकार के अनुसार ये एक निगरानी टीम होगी। इसका काम होगा हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी जैसी जगहों पर नजर रखना, ताकि वहाँ किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण गतिविधि ना हो। तो मकसद है कि सिर्फ सीधी शिकायतों पर ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष भेदभाव पर भी नजर रखी जाए। हाँ, जैसे किसी को ग्रुप से बाहर रखना या मजाक उड़ाना, उसे भी रोका जा सके। लेकिन छात्रों को ये निगरानी शायद जासूसी जैसी लग रही होगी। यही विवाद की जड़ है। छात्रों को डर है कि दोस्तों के बीच होने वाली आम बातचीत, कोई मजाक, कोई व्यंग, उसे कोई तीसरा व्यक्ति अपने हिसाब से मतलब निकालकर रिपोर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि भेदभावपूर्ण गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। क्या दो दोस्तों का अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करना भेदभाव है? क्या किसी के पहनावे पर मजाक करना भेदभाव है? इस अस्पष्टता के कारण डर पैदा हो रहा है कि कहीं यह निजता का हनन और एक दूसरे पर शक करने का माहौल तो नहीं बना देगा। इसका असर सिर्फ छात्रों और शिक्षकों पर ही नहीं बल्कि पूरे कॉलेज प्रशासन पर भी तो पड़ रहा होगा। वो तो दो पार्टों के बीच में फंस गए हैं। बिल्कुल, संस्थाओं पर एक अभूतपूर्व दबाव है। जैसा हमने पहले बात की, फंडिंग और मान्यता खोने का डर बहुत बड़ा है। इसका एक खतरनाक परिणाम हो सकता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल या मैनेजमेंट न्याय करने से ज्यादा मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा करने पर ध्यान दें। वो चाहेंगे कि यूजीसी की नज़र में उनकी संस्था समस्या मुक्त दिखे। और इस जल्दबाजी में किसी बेगुनाह की बलि चढ़ सकती है। यही सबसे बड़ा खतरा है, जिसे स्केपगोटिंग कहते हैं। यानी कॉलेज अपनी साख और अपनी फंडिंग बचाने के लिए बिना किसी गहरी और निष्पक्ष जांच के किसी एक छात्र या प्रोफेसर को बलि का बकरा बनाकर सजा दे दे, ताकि मामला शांत हो जाए। यहाँ न्याय का उद्देश्य पीछे छूट जाता है और संस्था को बचाने का उद्देश्य आगे आ जाता है। तो क्या हमारे पास इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग का कोई पिछला डेटा है जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि ये डर कितना वास्तविक है? हाँ, हम SC/ST एक्ट के आंकड़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य भी काफी हद तक समान है। अगर हम सरकारी डेटा को ही देखें तो इस एक्ट के तहत सजा की दर, मतलब कन्विक्शन रेट, केवल 34 से 42% के बीच रहती है। इसका मतलब है कि जितने मामले दर्ज होते हैं उनमें से लगभग 2/3 में सजा नहीं हो पाती। सही कहा। आधे से ज्यादा मामले या तो कोर्ट में टिक नहीं पाते, सबूतों के अभाव में खारिज हो जाते हैं, या फिर बाद में झूठे पाए जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या कम सजा की दर का मतलब हमेशा ये होता है कि केस झूठे थे? हो सकता है कि पुलिस ने ठीक से जांच ना की हो, या गवाह मुकर गए हों, या पीड़ित पर ही दबाव डालकर केस वापस ले लिया गया हो। इस आंकड़े को देखने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। आपने सवाल 100% जायज है, और आंकड़ों की यही खूबसूरती और यही खतरा है कि उन्हें कई तरह से पढ़ा जा सकता है।
ये बिल्कुल संभव है कि कई असली मामलों में भी सबूतों की कमी या खराब जांच की वजह से सजा नहीं हो पाती। लेकिन जब हम इस आंकड़े को यूजीसी के नए नियमों के संदर्भ में देखते हैं, जहां झूठी शिकायत पर कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है, तो ये एक चेतावनी की तरह लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब एक कड़े कानून में इतने मामले अंजाम तक नहीं पहुंच पाते, तो एक ऐसे नियम के तहत जहां कोई सेफ गार्ड नहीं है, दुरुपयोग की संभावना कितनी बढ़ जाएगी। और इसमें एक और मानवीय पहलू भी है। मान लीजिए कोई छात्र या शिक्षक 5 साल केस लड़ने के बाद अदालत से बाइज्जत बरी हो भी जाता है, तो क्या उन 5 सालों का क्या जो उसकी जिंदगी से चले गए? ये एक बहुत ही गंभीर और भावनात्मक सवाल है। उसके बर्बाद हुए समय, उसके करियर के जो अवसर खो गए, समाज में उसकी जो इज्जत गई, उसकी भरपाई का कोई तरीका नहीं है। कानूनी लड़ाई का जो मानसिक और आर्थिक बोझ उसने उठाया, वो अलग। ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं किया जा रहा। क्या वाकई कुछ छात्र झूठे केस के डर से देश छोड़ देंगे, या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है? ये एक बहुत अच्छा काउंटर पॉइंट है। यह कहना मुश्किल है कि कितने छात्र वाकई इस एक वजह से देश छोड़ेंगे, लेकिन हमें इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के तौर पर देखना होगा। अगर सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के मन में ये बात घर कर जाए कि कैंपस का माहौल उनके लिए सुरक्षित नहीं है और उन्हें कभी भी किसी भी छोटी सी बात पर एक गंभीर और करियर खत्म कर देने वाले मामले में फंसाया जा सकता है, तो ये उनके फैसलों को प्रभावित कर सकता है। वो शायद विदेश में जाकर पढ़ना या काम करना एक ज्यादा सुरक्षित विकल्प मानने लगे। भले ही कुछ ही छात्र ऐसा करें, लेकिन यह देश के लिए बेहतरीन प्रतिभा का नुकसान तो है ही। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्योंकि ये तो साफ है कि भेदभाव एक सच्चाई है और उसे खत्म करना जरूरी है, लेकिन हाँ, जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इन चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या कोई बीच का रास्ता है? संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? हमारे पास जो स्रोत है, उनमें विशेषज्ञ 3 मुख्य सुझाव देते हैं जो एक संतुलित रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को अनिवार्य बनाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि किसी भी शिकायत पर सीधे सीधे बड़ी और औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले एक शुरुआती छोटे स्तर की जांच हो। ये देखा जाए कि शिकायत में पहली नजर में कोई दम है भी या नहीं, प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं, क्या ये सिर्फ किसी मामूली कहासुनी का नतीजा है या वाकई इसमें कोई गंभीर आरोप है। इससे बचकानी या साफ तौर पर दुर्भावना से की गई शिकायतों को पहले ही स्तर पर छांटा जा सकेगा। ये तो बहुत तार्किक लगता है। इससे सिस्टम का बोझ भी कम होगा। दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा सुझाव है एक स्वतंत्र समीक्षा पैनल का गठन करना। मतलब जो कमेटी मामले की पूरी जांच करें, उसमें सिर्फ कॉलेज के आंतरिक लोग जैसे प्रोफेसर या डीन न हो, क्योंकि वो कॉलेज प्रशासन के दबाव में आ सकते हैं। इस पैनल में बाहर के लोग होने चाहिए, जैसे कोई रिटायर्ड जज या जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता। इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। हाँ, और तीसरा सुझाव भी इसी से जुड़ा है कि कमेटी के सदस्य तटस्थ हों, उनका किसी भी राजनीतिक दल या छात्र संगठन से कोई सीधा संबंध ना हो, उनका एकमात्र उद्देश्य न्याय करना होना चाहिए। इन तीनों सुझावों का मूल सिद्धांत एक ही है, न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। जब प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, तभी दोनों पक्षों का उस पर विश्वास जमेगा। तो आखिर में हम एक बहुत ही बुनियादी और दार्शनिक सवाल पर पहुंचते हैं। हम जो समाज बनाना चाहते हैं, वो न्याय पर आधारित हो या प्रतिशोध पर? निस्संदेह आवश्यक है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि एक स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है, एक के डर को दूर करने के लिए दूसरे के मन में डर पैदा करना किसी लोकतांत्रिक समाज का लक्षण नहीं हो सकता। न्याय का मकसद बराबरी लाना है, शक्ति के संतुलन को एक तरफ से पलटकर दूसरी तरफ झुका देना नहीं। और ये बात विकसित भारत के सपने से भी सीधे तौर पर जुड़ती है। वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब हर छात्र, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सवर्ण हो या दलित, बिना किसी डर के अपनी पूरी काबिलियत के साथ पढ़ सके। ऐसा लगता है कि नियमों में सुधार की बहुत गुंजाइश है, ताकि असली पीड़ितों की रक्षा भी हो और किसी भी निर्दोष को फंसाया भी ना जा सके। बिल्कुल। सामग्री में दिया गया अंतिम विचार इस पूरी चर्चा का सार बहुत अच्छे से बताता है। बराबरी का मतलब किसी एक वर्ग को डराना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है
किसी भी कानून को बनाते समय सुरक्षा के नेक इरादे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच वो बारीक रेखा कैसे खींची जाए ताकि कानून हमेशा एक ढाल का काम करे, किसी के हाथ में तलवार न बन जाए। तो आज हमारे पास जो आर्टिकल्स और नोट्स हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े विवादित मुद्दे पर हैं। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी 2026 में कुछ नए नियम लाने की तैयारी में है। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ऊपर से देखने पर तो इसका मकसद बहुत साफ और बहुत नेक लगता है। कॉलेज कैंपस में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे जड़ से खत्म करना। लेकिन जब हम इसकी डिटेल्स में जाते हैं